आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में। फिर से मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड के चंद राजवंश का एक महत्वपूर्ण इतिहास का चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत राजा के बारे में। यदि मैं बात करूं तो एक ऐसा राजा जिसे कि एक बहुत बड़ी उपाधि भी मिली थी, यानी गरुड़ा की उपाधि भी मिली थी, जिसे गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाता है। ऐसे ही एक राजा और था जिस राजा ने कि डोटी के नेपालियों को भी हराया था। उनको हराने के पश्चात पहली बार ऐसा इतिहास बनाया कि उसने जो कुमाऊं के चंद वंश के द्वारा नेपाल को टैक्स दिया जाता था उसे भी खत्म किया। यानी इनका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे, आनंद लीजिए इन राजाओं के खूबसूरत इतिहास का। यानी आज हम बात कर रहे हैं 28वां राजा से शुरू। इससे पिछले वाले चैप्टर में हम कई राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी हम उसी वंश को पढ़ रहे हैं जिसका संस्थापक इलाहाबाद के झूंसी से आया था। उनका नाम था सोमचंद। तो सोमचंद से आगे जाकर के इनकी वंशावली किस प्रकार से चली है, आज हमने लगभग 27 राजाओं की डिटेल कंप्लीट कर ली है। तो आज शुरू कर रहे हैं 28वें राजा से। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा। तो आज के लिए है चंद राजवंश जिनका कि राज चिन्ह गाय होता था। इन चंदों की बात करें तो गाय इनका राज चिन्ह होता था। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और आ जाएगी, उसे भी हम क्लियर कर लेंगे। तो बात करें 28वें राजा की, जिनका नाम था अभयचंद। नाम से ही बड़ा अभय था, यानी इन्हें किसी भी प्रकार का किसी से भय नहीं होता था, इसीलिए शायद अभय नाम होगा। तो 1360 की बात है। तो 1360 में इस राजा के बारे में एक ही तथ्य हमें याद रखना है कि यह चंद वंश का ऐसा राजा था जिसका पहली बार लिखित प्रमाण मिलता है। तो पहली बार जब इसका लिखित प्रमाण मिलता है तो इससे पहले वालों की वंशावली की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? इसका उत्तर होता है कि बाहरी लेखकों के द्वारा उत्तराखंड के चंद राजाओं के बारे में लिखा गया। क्योंकि मूलतः जो हमारे चंद वंशीय जो संस्थापक था सोमचंद, इलाहाबाद के झूंसी से था। तो कई बाहरी इतिहासकारों या बाहरी लेखकों के लेखों से हमें यह जानकारी मिलती है कि इससे पूर्व भी कोई राजा थे, या नेपाली लेखकों के आधार पर भी। तो अभयचंद ऐसा था जिसने सबसे पहला अपना लेख लिखा, और वह भी लिखा था ताम्रपत्र लेख। यानी ताम्र का एक पत्र लिखा जाता था, उस ताम्रपत्र के ऊपर अपने लेख लिखे थे। और वह भी 2 अभिलेख लिखे इसने, एक मालेश्वर जैन अभिलेख और चौकिनी बोरा अभिलेख। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट याद रखने होंगे, क्योंकि ये चंद वंश का लिखित अभिलेख के रूप में पहला अभिलेख था और राजा था 28वां। तो एक क्रम भी याद रखें, 28वां राजा, और अभिलेख था मालेश्वर जैन अभिलेख और चौकिनी बोरा अभिलेख। और ज्ञानचंद ने अपने ताम्रपत्र में पिता के नाम पर, क्योंकि यह जो अभयचंद था ये पिता था ज्ञानचंद का, तो ज्ञानचंद ने पिता के श्राद्ध पर भूमि दान भी दी थी। यानी ज्ञानचंद ने भी अपना एक अभिलेख लिखा जिसमें उसने पिता के जब श्राद्ध करवाए उस समय उसने दान दिया था भूमि दान देने के अलावा ज्ञानचंद के बारे में कई सारे तथ्य हैं। आइए ज्ञानचंद को भी पढ़ लेते हैं भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप कर रहे हैं उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो इसको पढ़े बगैर आपका एग्जाम नहीं निकल सकता है। देखिए क्यों? क्योंकि ये था ज्ञानचंद, यानी इसे ज्ञानचंद के साथ साथ गरुड़ की भी उपाधि थी। और इसका शासन चलता है 1374 से 1416 तक। और इस बीच में यदि बात करें तो यह पहला ऐसा राजा था जो कि कुमाऊं का सबसे लंबा शासन तक, लंबे समय तक शासन करता है। यदि हम बात करें ज्ञानचंद के शासनकाल की, तो ज्ञानचंद ने टोटल 42 वर्ष शासन किया था। यानी सबसे लंबे टाइम तक शासन करने वाला कौन है? ज्ञानचंद। पहला क्वेश्चन तो इसका ये हो जाता है। उसके बाद बात करें 1375 में रोहिलाओं का अटैक होता है। अब ये रोहिला कौन थे? ये रोहिला दरअसल इधर ये यूपी के उत्तरी यूपी के क्षेत्र में निवास करने वाले कुछ मुस्लिम आक्रांता थे। तो उनके द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया 1375 में। अब बात ये हुई, ज्ञानचंद को इन रोहिलाओं के अटैक के पश्चात थोड़ा सा चिंता सताने लगी और वो यहाँ से सीधा दिल्ली चला गया। और दिल्ली में मुलाकात की उसने तुगलक वंश के एक राजा जिनका नाम फिरोज शाह तुगलक था, उनसे मुलाकात की। और उनसे मुलाकात करने के बाद यहाँ इस क्षेत्र को स्वतंत्र करने के लिए सहायता ली। अब जैसे ही सहायता ली
तो इन्होंने जो ये फिरोज शाह तुगलक थे, दिल्ली के उस काल के सम्राट थे, यानी तुगलक वंश का राजा था, तो इनके द्वारा तराई भाबर इस ज्ञानचंद को उपहार में दे दिया गया। यानी तराई भाबर क्षेत्र जहाँ पर कि रोहिला अटैक करते थे, रोहिलाओं को वहाँ से भगा करके, रोहिलाओं को खदेड़ करके इस ज्ञानचंद को उपहार में दे दिया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, दिल्ली जाने के पश्चात इसका फायदा हो गया ज्ञानचंद का। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक ने ही इसे गरुड़ की उपाधि भी दी और तब से जो है यह ज्ञानचंद गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। और ये वही गरुड़ ज्ञानचंद है जिसने कुमाऊं के साम्राज्य में सबसे लंबा शासन किया। अब बात करते हैं इसके एक प्रमुख सेनापति की। बहुत ही ज़्यादा खास सेनापति था। इस सेनापति के वंशज आगे भी आने वाली वंशावली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, उसके सेनापति का नाम था नीलू कठायत। याद रखें, नीलू कठायत। और नीलू कठायत जो था बहुत ही प्रमुख सेनापति होने के साथ साथ बड़ा वीर भी था। भाई, किसी राजा के महान होने के पीछे आखिरकार सेनापति का योगदान ही होता था कि सेनापति अपनी वीरता दिखाता था और राजा महान बन गया, यानी राजा की विजय हो जाती थी। इस प्रकार से नीलू कठायत का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए गरुड़ ज्ञानचंद ने इस नीलू कठायत को रौत भूमि भी दान दी थी। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया है रौत भूमि, आप याद रखें, यानी यह सैनिकों को दिया जाने वाला उपहार होता था रौत भूमि। जिस प्रकार आज भारतीय सेनाओं को तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, उस हिसाब से यहाँ पर भूमि दान दी जाती थी। और भूमि किस प्रकार से कहते थे? रौत भूमि। तो रौत भूमि किसको दी गई? नीलू कठायत। किसका सेनापति था? ज्ञानचंद का। साथ ही साथ इस नीलू कठायत को ज्ञानचंद के द्वारा एक उपाधि भी दी गई और वह उपाधि थी कुमैया खिल्लत। कुमैया खिल्लत का मतलब हो गया कुमाऊं का रक्षक। तो इस प्रकार से हम कुमैया खिल्लत भी याद रखेंगे कि इसको उपाधि दी गई थी। देखो, यहाँ पर दो उपाधियां हैं। एक उपाधि मिली है गरुड़ की, ये मिला है राजा को, यानी गरुड़ ज्ञानचंद को, और ये कुमैया खिल्लत उपाधि मिली है नीलू कठायत, जो कि उस ज्ञानचंद के प्रमुख सेनापति थे। अब उसके साथ साथ यहाँ पर बात करें, एक मजेड़ा ताम्रपत्र है, यानी मजेड़ा में गरुड़ ज्ञानचंद का एक ताम्रपत्र है जिसमें इस गरुड़ ज्ञानचंद को विजय ब्रह्म कहा गया है। यानी इसने स्वयं को विजय ब्रह्म की उपाधि से भी विभूषित किया था। किस ताम्रपत्र के अनुसार? मजेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार। ये फैक्ट भी हम याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा खास है। अब ज्ञानचंद से रिलेटेड तीन महत्वपूर्ण बातें और याद रखें कि ज्ञानचंद किसका उपासक था? ये था विष्णु का, और विष्णु का वाहन क्या होता है? गरुड़। इसीलिए इसका जो राज चिन्ह था वह था गरुड़। मैंने पहले आपको बताया कि चंद्रवंश का एक जो राज चिन्ह कहा जाता है वह कहा जाता है गाय, यानी अन्य चंदों की तो जो राज चिन्ह था वह था गाय, लेकिन गरुड़ ज्ञानचंद ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि यह विष्णु का परम उपासक था। इसलिए विष्णु के उपासक के रूप में इसने गरुड़ को चुना। क्यों चुना? क्योंकि गरुड़ होता है विष्णु का वाहन, इसीलिए इसने गरुड़ को चिन्ह चुना। उसके बाद ज्ञानचंद की एक अंतिम बात और थी कि एक अन्य उपाधि इसके पास और थी, वह थी राजा अधिराज की उपाधि। अब मैं बात करूं ज्ञानचंद की उपाधि के बारे में, तो ज्ञानचंद को एक गरुड़ की उपाधि मिली है, साथ ही साथ विजय ब्रह्म उपाधि और राजाधिराज उपाधि। ये उपाधि और ये उपाधि ये इसने स्वयं लिए थे और यह उपाधि इसको उपहार में मिली थी। यानी तीन उपाधियां ज्ञानचंद के पास थी। साथ ही साथ ज्ञानचंद ने भी अपना सेनापति को एक उपाधि दी, वह दी कुमैया खिल्लत। तो मतलब ज्ञानचंद के बारे में इनमें से कोई न कोई फैक्ट जरूर आता है। और ध्यान ये रखें कि 42 वर्ष शासन करने वाला चंद्रवंश का सबसे लंबे टाइम पीरियड तक शासन किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और क्रम संख्या है 29, तो 29वें राजा ने 42 वर्ष शासन किया था सबसे लंबे टाइम पीरियड तक। ये बात होगी ज्ञानचंद से रिलेटेड। आइए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा राजा होता है, इसका बेटा होता है ज्ञानचंद का, जिसका नाम होता है हरिहर चंद, लेकिन इसके द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। इसलिए हम इतिहास में उन्हीं राजाओं के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने कुछ काम किया। इसीलिए कहा जाता है कि भाई नाम कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो इतिहास उसी का पढ़ा जाता है जो कुछ कर्म करता है। इसने किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। 31वें बात करें तो 31वें राजा का नाम था उद्यानचंद। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है उद्यानचंद। इस राजा को बहुत धार्मिक राजा कहा गया है। क्यों धार्मिक राजा कहा गया? इसने पहली बार चंपावत में एक मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की।
तो उद्यान चंद ने चंपावत में एक मंदिर बनाने का काम शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह मंदिर पूरा नहीं हो पाया और उस मंदिर का नाम था बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर याद रखें, शुरू किसने कराया था? उद्यान चंद, क्योंकि ये बड़ा धार्मिक टाइप का था और ये मंदिरों पर और ईश्वर पर बड़ा विश्वास रखने वाला था। उसके बाद इसका एक और होता है, इसके बाद 31वें के बाद कुछ राजा और होते हैं जिनके द्वारा किसी भी प्रकार के कार्य नहीं किए जाते। डायरेक्ट आता है 34वां राजा। तो 34वें राजा की बात करें तो यह 34वां राजा था विक्रमचंद, और विक्रमचंद ने 2 ताम्रपत्र लेख लिखे थे, यानी 2 अभिलेख उसके थे। तो 2 अभिलेखों में चंपावत का ताम्रपत्र और बालेश्वर का ताम्रपत्र, यानी जो बालेश्वर मंदिर की शुरुआत उद्यान चंद ने की थी, वहां पर इस विक्रमचंद ने एक ताम्रपत्र भी लिखवाया था। बात करें यहाँ इस बालेश्वर ताम्रपत्र की विशेष बातें, तो इस ताम्रपत्र के अनुसार इस विक्रमचंद ने 1423 के आसपास एक गुजरात से ब्राह्मण लाया था, और उस ब्राह्मण का नाम था कुंज शर्मा तिवारी। ये कुंज शर्मा तिवारी नाम का ब्राह्मण, इस ब्राह्मण के द्वारा यहाँ जो ये बालेश्वर का मंदिर शुरुआत की थी उद्यान चंद ने, इस मंदिर को जा करके 34वें राजा ने पूरा किया, यानी विक्रमचंद ने कार्य पूरा किया था। तो ये भी बड़े रहस्य की बात है कि भाई एक राजा ने शुरुआत की थी और दूसरे राजा ने पूरा किया। अब प्रश्न ऐसा आता है कि बालेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तब उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा विक्रमचंद। यदि प्रश्न ऐसा पूछे कि बालेश्वर मंदिर की नींव किसने रखी थी, तब जाकर के हम उद्यान चंद करेंगे। ये कन्फ्यूजन होता है। बनाया का मतलब है कंप्लीट बनाया भाई, तो कंप्लीट बनाने वाला कौन था? विक्रमचंद, लेकिन इसने भी एक ब्राह्मण के सहयोग से, कुंज शर्मा तिवारी, जो कि गुजरात से लाया गया था, इसीलिए इसने यहाँ पर जो है अपना एक बालेश्वर ताम्रपत्र लेख भी लिखवाया, और बालेश्वर ताम्रपत्र लेख के साथ साथ इसने एक चंपावत ताम्रपत्र लेख भी लिखा है। अब बात करें चंद काल का प्रथम मंदिर, यानी हम इस बात को, यानी इस बालेश्वर मंदिर को कह देंगे कि यह चंद काल का प्रथम मंदिर था। बड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। तो अभयचंद से था प्रथम अभिलेख, ज्ञानचंद से मिला कि प्रथम ऐसा राजा जो लंबे टाइम तक शासन करता है। उसके बाद प्रथम दिल्ली जाने वाला भी यही था, और बात करें तो पहली बार भूमिदान देने वाला भी यही था, जिसने अपने पिता के नाम पर भी भूमिदान दी श्राद्ध पर, और अपने सैनिक को भी भूमिदान दी। तो ये भी पहले ही बात है, अभी तक किसी भी चंद राजा में ऐसा वर्णन नहीं मिला है। और ये जो विक्रमचंद था, ये भी पहला ही था जिसने कि मंदिर को पूर्ण किया, ये भी पहला था जिसने मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया। तो सब कुछ पहला हो रहा है। अब बात करते हैं 35वें राजा की, जिसका नाम था भारती चंद। और भारती चंद तो कई कामों में पहला था। देखो कैसे कार्य इसने किए हैं। भारती चंद एक बहुत भयंकर योद्धा था, यानी बड़ा क्रांतिकारी और इतना कर्मठ, किसी भी कार्य में हार न मानने वाला। भारती चंद इतना जबरदस्त राजा था कि वह सीधा अपने दुश्मनों से द्वंद्व युद्ध करता था। द्वंद्व युद्ध का मतलब आमने सामने का डायरेक्ट युद्ध, जैसे सुग्रीव और बाली में होता है, दोनों भाइयों में द्वंद्व युद्ध। इस प्रकार से द्वंद्व युद्ध करने वाला कौन होगा? भारती चंद। देखिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ये बहुत मजबूत आदमी और बहुत खूबसूरत इसका इतिहास है। बात करें इसके शासनकाल की तो 1437 से लेकर के 1450 तक ये शासन करता है। हालांकि ज़्यादा वर्ष ये शासन नहीं करता है, और लगभग जितना शासन ये करता है उस शासन काल के दौरान ये लगभग युद्ध में ही व्यस्त रहता है। और यहाँ से बात करें इसकी तो यह विक्रमचंद का भतीजा था, यानी इसके भाई का लड़का, विक्रमचंद के भाई का लड़का। और पवाड़ों में द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है, यानी इस राजा के कुमाऊं में पवाड़े गाए जाते हैं। अब पवाड़े क्या होता है भाई? किसी भी राजा या किसी भी वीर के बारे में वीर गीत गाए जाते हैं, और ये पौराणिक समय से ही गाए जाते हैं। उसको कहा जाता है पवाड़े, यानी वीर गीत। तो वीरों के बारे में जो वीर गीत गाए जाते हैं वो पवाड़े कहलाते हैं। ये पवाड़े भागी दौन्यान और भारती चंद के बीच हुए द्वंद्व युद्ध का वर्णन करते हैं। यानी अभी भी यदि कुमाऊं में प्राचीन काल के कोई गीत होंगे तो उन गीतों में अभी भी इन दोनों का वर्णन मिलता है, भागी दौन्यान और भारती चंद का। और ये पवाड़े कहाँ गाए जाते हैं? कुमाऊं क्षेत्र में। उसके बाद बात करें इस भारती चंद के जीवन काल में एक बहुत बड़ा संग्राम छिड़ जाता है, और वह संग्राम ऐसा छिड़ जाता है कि 12 वर्ष तक लगातार भारती चंद
नेपाली राजाओं से युद्ध करता है 12 वर्ष तक। अनुमान लगाइए 12 वर्ष कितना होता है, यानी 2 विधानसभाओं के कार्यकाल में 2 वर्ष और जोड़ लीजिए, तो 12 वर्ष के कार्यकाल में इस आदमी ने नेपाल के जयमल को पराजित किया था। किसने? भारती चंद ने, जिसे मैं कह रहा हूं कि द्वंद्व युद्ध करने वाला राजा था। तो भारती चंद ने 12 वर्षीय लगातार संग्राम में जयमल को हराया था और जयमल को हरा करके सोर, सिरा, डोटी 3 क्षेत्रों पर विजय किया था। देखो, सोर का मतलब हो गया पिथौरागढ़ क्षेत्र, ये तो हम जानते हैं। सिरा राज्य का मतलब हो जाता है पिथौरागढ़ के पूर्वी हिस्से का क्षेत्र, और डोटी हो जाता है नेपाल का एरिया, यानी काली नदी के पार, काली नदी के यहाँ आर पार दोनों जगह इसने विजय किया था। और ऐसी विजय करने वाला अभी तक पहला राजा था भारती चंद। अब इस विजय का फायदा क्या मिला देखिए। पहली बार डोटी को दिया जाने वाला जो कर होता था वह खत्म करवाया इसने, यानी पहली बार डोटी को दिया जाने वाला कर खत्म किया किसने? इस भारती चंद ने। और जब डोटी को दिया जाने वाला कर खत्म किया तो कहलाया प्रथम स्वतंत्र राजा, यानी चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कहलाया। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि सोमचंद ने सबसे पहले डोटी के राजाओं को कर देना शुरू किया था। एक प्रकार से सामंती राजा था, यानी स्वतंत्र राजा सोमचंद नहीं बन पाया था। उसके बाद लगातार 34 राजा तक डोटी राजाओं को कर देते आए, और पहली बार भारती चंद ने जब 12 वर्षों तक लगातार संग्राम किया तब इसने इस कर प्रथा को खत्म किया। तो ये मौका था पहली बार। और उसके पश्चात ये 2 युद्ध जीतने के लिए इन्होंने 2 जगह से 2 पड़ाव बनाए। वो पड़ाव कैसे कैसे बनाए? प्रथम पड़ाव इन्होंने कटकुनौला में बनाया, और कटकुनौला था सूर क्षेत्र में। मैंने बात की ये सूर क्षेत्र, इस सूर क्षेत्र में कटकुनौला नामक जगह पर एक पड़ाव बनाया था सैनिकों का। द्वितीय पड़ाव इन्होंने काली चौड़ में बनाया था, जो कि काली नदी के निकट है। काली चौड़, चौड़ का मतलब होता है मैदान। तो काली नदी के पार जो है एक मैदान में इन्होंने एक द्वितीय पड़ाव रखा था, ताकि सैनिक एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जा पाए और वहां से जो है नेपाल को अटैक कर पाए। तो 12 वर्षीय युद्ध में क्या मिला यह कि 12 वर्ष युद्ध करके पहली बार स्वतंत्र शासक बना। और किसको हराया था? जयमल को। तो जयमल को धूल चटा दिया था। इतना भयंकर राजा था भारती चंद। और कहाँ बैठता था भारती चंद? भारती चंद था चंपावत में, और चंपावत से लेकर के नेपाल तक इसने विजय कर लिया था। उसके बाद जब पहला स्वतंत्र शासक बना, इस बीच में एक समस्या आने लगी। एक्चुअली हुआ क्या कि भाई, अगर कोई सैनिक लगातार 12 वर्ष तक सेना में है, लगातार युद्ध करता जा रहा है, तो एक समस्या ये आ गई कि आने वाले समय में सैनिकों की कमी खलने लग गई। इस बात की भनक राजा के मंत्री, राजा को और राजा के जो राजमहल के लोग थे उन सबको लगी। उन्होंने एक चिंता व्यक्त की राजा को कि भाई, लगातार आप 12 वर्ष तक युद्ध कर रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा यह अभी भी कोई नहीं जानता है। उसके पश्चात समस्या ये होने लगी कि भाई, आने वाले सैनिक कहाँ से लाए जाएंगे, क्योंकि कई सैनिक युद्ध में मारे जा रहे हैं। तो आने वाले सैनिकों की स्थिति मतलब विकट होने वाली थी। तो उन्होंने एक आदेश दिया सैनिकों को कि भाई ऐसा करेंगे, सैनिकों को ढोल दमाव बजा करके शादी करने का समय नहीं है। इतना अगर हम शादियों में समय बिताएंगे तो सभी सैनिक शादी करने के लिए तैयार हैं। युद्ध कौन करेगा? राजा तो जा नहीं सकते फ्रंट पर। इसीलिए राजा ने एक प्रथा शुरू करी, और उस प्रथा का नाम था कट्टमल प्रथा। देखो, कट्टमल प्रथा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कट्टमल प्रथा में इन्होंने क्या कहा कि सैनिकों को एक आदेश दिया गया, यानी एक फरमान जारी किया गया। इसमें यह कहा गया कि सैनिक बिना विवाह के लड़की को अपने घर पर रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सैनिकों को बिना शादी किए, बिना कुंडली मुंडली मिलाए, बिना शादी का भात खिलाए, ना पार्टी खिलानी ना कुछ, डायरेक्ट बोला आप किसी लड़की को अपने घर पर रख सकते हैं। और क्यों रख सकते हैं? इससे होगा क्या कि भविष्य में नए सैनिकों की उत्पत्ति होगी। भाई, समस्या आने लग गई थी। 12 साल तक युद्ध करना छोटी बात नहीं है। और उस समस्या को निपटने के लिए मंत्रीगणों ने मंत्रणा की और बताया कि भाई, राजा ऐसा ही समाधान हो सकता है। तो राजा ने सभी सैनिकों को कहा कि आप किसी भी लड़की को अपने घर पर रख लें, और उनसे जो संतानों की उत्पत्ति होगी उन्हें भी हम एक नया नाम देंगे। ये सेम बात होगी अग्निवीर की। भाई, कुछ समय के लिए एक प्रकार से आप अग्निवीर लगा लीजिए। तो ये अग्निवीर बन गए, इन्हें नायक जाति कहा गया। और प्रश्न ये आता है कि चंद वंश के काल में
नायक जाति की उत्पत्ति किस राजा के समय हुई? भारती चंद। ये वही भारती चंद है जिसने पहली बार नेपालियों को टैक्स देने से बंद कर दिया। अगर ऐसा पूछे कि नायक जाति की उत्पत्ति किस राजा के समय में हुई, तो नायक जाति की उत्पत्ति हुई भारती चंद के समय में। अगर प्रश्न ऐसा पूछे पहला स्वतंत्र शासक कौन था, तो पहला स्वतंत्र शासक कौन हुआ? भारती चंद। और इसी ने एक प्रथा चलाई थी, कट्टमल प्रथा, और उसी में ये ऐसा कहा गया कि सैनिक बिना शादी किए हुए किसी लड़की को अपने घर पर रख सकते हैं और उनसे उत्पन्न पुत्र को हम क्या कहेंगे? नायक जाति कहेंगे। नायक का मतलब ये हुआ, सैनिकों को उस समय में नायक कहते थे, तो नायकों से उत्पन्न बच्चे नायक जाति ही कहलाए, क्योंकि सैनिकों के ही बच्चे थे, इसीलिए नायक जाति कह दिया। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, नायक जाति। अब इस प्रथा के तहत जिस लड़की को सैनिक अपने पास रखते थे या अपने घर पर रखते थे, उन लड़कियों को एक स्पेशल नाम दिया गया था, यानी उन लड़कियों को, उन कन्याओं को कटकाली कहा गया। यानी कट्टमल प्रथा के अंतर्गत कटकाली लड़कियां होती थी जिन्हें सैनिक अपने साथ रख सकते हैं, और उसके बाद उनसे उत्पन्न पुत्र को नायक जाति कह दिया, क्योंकि नायकों के साथ रहना था या नायकों से उत्पन्न होना था। इस प्रकार से नायक जाति की उत्पत्ति होती है भारती चंद के समय में। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट हम याद रखेंगे कि खेती खान अभिलेख के अनुसार यह एक महान शासक बताया गया है। तो कुल मिलाकर के अभी तक की बात करें तो ये बहुत ही महान राजा था जिसने कि डोटी को दिया जाने वाला कर खत्म किया था। ऐसा करने वाला अभी तक का पहला राजा था, यानी पहला स्वतंत्र राजा। देखिए, सब राजाओं की पहली बात यहाँ पर याद रखें। अभय चंद के बारे में बताएं तो अभय चंद ने पहली बार ताम्रपत्र लेख लिखे। ज्ञानचंद की बात करें तो ज्ञानचंद ने पहली बार उपाधि भी ली, गरुड़ की उपाधि ली, और पहली बार इसको उपहार भी मिला था तराई बाबर, और स्वयं इसने भूमि भी दान दी थी। तो कई चीज़ें इसकी पहली है, और सबसे लंबा टाइम तक शासन करने वाला ये हो गया। विष्णु का उपासक और गरुड़ इसका राजा चिन्ह और राजाधिराज की उपाधि लेने वाला, और स्वयं को विजय ब्रह्म कह दिया, यानी ब्रह्म को भी विजय करने वाला विजय ब्रह्म। तो गरुड़ा, ये तो केजीएफ का गरुड़ा हो गया, बड़ा जबरदस्त आदमी था, है ना। अब बात करें उद्यानचंद, पहली बार मंदिर की नींव रखी, नींव ओनली, फाउंडेशन रखा और मंदिर को बनाने से पहले ही चल बसा, पितृ बन गया। उसके बाद विक्रमचंद की बात करें तो विक्रमचंद पहला ऐसा था जिसने मंदिर को कंप्लीट किया था, एक कुंज शर्मा तिवारी नामक ब्राह्मण को ला करके। और भारती चंद की तो क्या ही कहें, ये आदमी तो ऐसा था जिसने पहली बार टैक्स बंद करवाया और नायक जाति की उत्पत्ति इसके समय में हुई, कटकाली प्रथा चलाया और उसके बाद कट्टमल प्रथा चलाया, और जो लड़कियां नायकों के साथ रहती थीं उनको कटकाली कह दिया। तो ऐसा इतिहास बड़ा खूबसूरत, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कितना इम्पोर्टेंट लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इसी तरीके से फैक्ट बेस आपको वीडियो लाता रहूँगा। ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना कुछ हम आपको बता रहे हैं ऑन द बोर्ड उतना आप अगर याद रखते हैं तो आपके उत्तराखंड में पीसीएस तक के एग्जाम क्लियर हो सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास थी, आप इसको टोटल क्लियर नोट कर सकते हैं। तो या तो आप बोर्ड की स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इससे आगे अगले चंद राजाओं के बारे में लाएंगे, क्योंकि चंद राजाओं की अगर बात करें तो टोटल संख्या 62 है। अभी हम पहुंच रहे हैं 35वें पर, तो यानी लगभग जो है इसके बाद जो राजा आते हैं वो बहुत बड़े बड़े इतिहासधारी होते हैं, यानी उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, उनके बारे में कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनकी जानकारी अधिक मिलती है। तो इसलिए उन पर के लिए भी बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।